नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पपीते के बाग में लगने वाले रोगों की रोकथाम। धान की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कृषि सलाह। किसान भाइयों, इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में वातावरण में नमी की अधिकता के चलते रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अगर पपीते के बाग की बात करें तो इस समय इन बागों में कई हानिकारक रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप पपीते में लगने वाले रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर प्रसाद से। किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि जो पपीते की खेती है एक कैश क्रॉप है, और जब आप कैश क्रॉप की खेती करते हैं तो उसमें जो मुख्य रूप से जो बीमारी है येलो विन मोज़ेक, जिसको पीला मोज़ेक कहते हैं, इसकी मुख्य रूप से जो पहचान है वो ये है कि जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर की तरफ घिकुरा टाइप हो जाती है, और साथ ही प्लांट जो है छोटा होता है और उसमें फल भी बहुत छोटे छोटे लगते हैं। इस प्रकार से आपकी उपज काफ़ी कम हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जो वायरस विषाणु द्वारा बीमारी फैलता है, इसको एक वेक्टर फैलाता है जिसको हम व्हाइट फ्लाई कहते हैं। सफ़ेद मक्खी द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो ऐसे बरसात के समय में जो किसान भाई पपीते की खेती किए हुए हैं, तना गलन रोग में सर्वप्रथम लक्षण भूमि सतह के पास से पौधे के तने पर जलीय दाग या चकत्ते के रूप में प्रकट होते हैं। अनुकूल मौसम में ये जलीय दाग आकार में बढ़कर तने के चारों ओर फैलने लगते हैं। रोगी पौधे के ऊपर की पत्तियां मुरझा जाती हैं तथा उनका रंग पीला पड़ जाता है। तने का रोगी स्थान कमजोर पड़ जाने के कारण पूरा पेड़ आधार से ही टूटकर गिर जाता है। नए पौधे भी इस रोग से ग्रस्त होकर मर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बागीचों में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। रोगी पौधों को शीघ्र ही जड़ समेत उखाड़ कर जला दें। ऐसा करने से रोग के प्रसार में कमी आती है। किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि जैसे ही बारिश होगा तो ये जो वेक्टर है व्हाइट फ्लाई, ये एक पौधे से दूसरे पौधों पे हमेशा जाता रहता है, और ये विषाणु जनित जो रोग है वायरस, इसको फैलाता रहता है। तो इसके बचाव हेतु किसान भाई आपको समेकित जो पीड़क प्रबंधन के है उसको अपनाना चाहिए। इसमें पहला है कि आप खेत को साफ सफाई रखें। दूसरा है कि आप उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था करें। किसान भाई जो अभी नई खेती करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप पपीते की जो नर्सरी है उसको आप नेट शेड में लगाएं, और नेट शेड में जब लगाइएगा तो उसमें वायरस का प्रकोप नहीं होता है। और उस प्लांट को जब आप मेन फील्ड में ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो आप उसका सीडलिंग का उपचार कर लें। सीडलिंग का उपचार करने के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 70.8% का SL का जो इमिडाक्लोप्रिड है उसको 3 लीटर पानी में 1 ml मिला करके, और उस बिचड़े को आप कम से कम 5 मिनट तक डुबो करके और उसके बाद लगाएं। आधार से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तनों पर बोडो पेस्ट लगा देना चाहिए। साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कम से कम 3 बार जून, जुलाई और अगस्त के माह में करना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि इस पे जब आपका पौधा है इसमें कुछ प्रभेद हैं जिन पे विषाणु जनित बीमारी का कम प्रकोप होता है, और उसमें पहला है बेंगलुरु 1, कोयम्बटूर 1
और साथ ही साथ एक नई वैरायटी आई है जिसको आइस बेरी के नाम से है, या ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है। इस पे विषाणु जनित बीमारी का बहुत कम प्रकोप हो रहा है। तो किसान भाई इसको लगाएं और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में वायरल बीमारी का ज़्यादा प्रकोप दिख रहा है तो वैसे पौधे को आप काट करके और मिट्टी में दबा दें, क्योंकि ये अक्सर फैलता रहता है। इस प्रकार से किसान भाई ये प्रायः देखा गया है रिसर्च के द्वारा कि जिस खेत में आप नीम की खली का प्रयोग करते हैं उसमें विषाणु जनित बीमारी कम लगता है। इस प्रकार से किसान भाई अपने खेत की साफ सफाई, खरपतवार का नियंत्रण, जल निकास और जो विषाणु रोधी प्रभेद हैं, और साथ ही साथ आके अगर खेत में पौधे पर विषाणु जनित बीमारी वायरल दिखाई देता है तो आप फर्स्ट टाइम में नीम जनित जो दवा होता है, निमसिडीन 1500 ppm का आता है, इसको 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके और स्प्रे करें। और अगर आपको लगे कि इससे कंट्रोल नहीं है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का 3 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई समेकित रूप से आप विषाणु जनित बीमारी जो पपाया में लगता है इसका प्रबंध कर अच्छी लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने धान की खेती की है उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। इसकी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में इस समय कुछ आवश्यक कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे सिंचाई प्रबंधन, यूरिया का प्रयोग और रोग नियंत्रण इत्यादि। तो इन सभी कार्यों को आप किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं कृषि विस्तार अधिकारी SC जैन से। आज हम बात करने जा रहे हैं धान में प्रबंधन के बारे में, कृषि प्रबंधन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अभी वर्तमान परिवेश की बात करें, आप लोगों ने नींदानाशक दवाइयों का उपयोग कर लिया होगा, निदाई कर ली होगी, हाथ से नींदा निकाल लिए होंगे, यांत्रिक विधि से या केमिकल विधि से आपने नींदा को कंट्रोल कर लिया होगा। यांत्रिक विधि के बाद या रासायनिक विधि के नियंत्रण के बाद भी यदि रह गए हों तो वहाँ पर उन क्षेत्रों की में हाथ से उस नींदे को निकाल लें। खरपतवार नियंत्रण नितांत आवश्यक है ताकि हमारी फसलों से ये प्रतिस्पर्धा न कर सके। किसान भाइयों, धान की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए धान की फसल में सिंचाई प्रबंधन करते हुए यूरिया का प्रयोग किस तरह से करना है, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। धान की फसल मुख्य रूप से पानी की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सर्वाधिक आवश्यकता से अभिप्राय ये नहीं है कि हम खेत में स्थायी रूप से पानी भर के रखें। धान के खेत में फसल में 2.5 इंच 2 से 2.5 इंच जल स्तर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। जिस तरफ ढाल हो वहाँ पर एक पाइप लगा दें या कट कर दें मेड़ पर, और ताकि एक निश्चित लेवल तक पानी भरा रहे। अधिक पानी रहेगा तो धान में पीलापन आ जाएगा, कई प्रकार की कवक या फंगस से अटैक हो जाएंगे। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा हो रही हो, पानी ना हो, तो वहाँ उस समय हमें अपने संसाधन को तैयार रेडी रखना है और खेत में पानी भरना है। और पानी की मात्रा हम जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 2.5 इंच रखना है। हमारे लिए उसमें खाद प्रबंधन करना है, ठीक है। उस प्रबंधन में हमने आधार रूप में खाद का प्रबंधन धान में हमने 120 और 60-40 का रेशो रहता है NPK का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सुपर फास्फेट। तो नाइट्रोजन की हम 1/4 मात्रा बोनी के साथ देंगे, ठीक है। अब 1/4 मात्रा बची है वो कब देंगे? टिलरिंग स्टेज में, यानी कंसा निकलते टाइम पर देंगे। और फिर शेष 1/4 मात्रा जो हम रहेगी धान में का दाना बनते समय देना आवश्यक है, ताकि दाना हमारा बोल्ड हो जाए, परिपक्व हो। सुपर और पोटास तो हमने बेसल डोज में डाल दिया। विशेष रूप से धान में वो खैरा नाम से एक बीमारी आती है, और वो खैरा नाम से जो बीमारी है वो जिंक की कमी से होती है, जिंक सल्फेट की कमी से होती है। आप लोगों को अच्छा अनुभव है इस बारे में, किसान जो धान की खेती लगाते हैं।
खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके रोकथाम के लिए फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2.5 किलोग्राम बूझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब यदि ऐसी स्थिति आपको मिले कि इनमें धान में रोग भी लगते हैं, इनकी हमें सतत निगरानी रखना है। धान में एक और रोग लगता है जिसको हम कहते हैं झुलसा रोग, फसल का झुलस जाना। यह रोग पौधों बनने से लेकर के दाने बनने तक की स्थिति में स्टेज तक लगता है। ठीक है, पहले क्या है, इसमें धान पत्तियों में तने में छोटे छोटे धब्बे होंगे, बाद में ये धब्बे बढ़ते जाएंगे और कत्थई कलर के हो जाएंगे और पूरे पौधे पे फैल जाते हैं। और इससे पौधा क्या होता है, झुलसता जाता है, जैसे आग लग गई हो फसल में। ऐसा देखने, जब उग्र रूप होता है इस बीमारी का तो ऐसा दिखने लगता है। और इसके लिए और जब जरा भी हवा चलती है तो गांठ से और बालियाँ जहाँ से निकलती वहाँ से पौधा टूट जाता है, गिर जाता है और पौधा बौना हो जाता है। ये इसकी विशेषता है। इसके नियंत्रण के लिए हमारे लिए ट्राइसाइक्लोजोल जो दवा है या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है, ये 750 ग्राम दवा 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के मान से लगना है। एक और धान में रोग लगता है जिसको बोलते हैं जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। इस रोग का आक्रमण पौधे की बाढ़ की अवस्था में होते, जब पौधों में नई पत्तियां आ रही हों, ग्रोथ कर रही हों, उस समय इस रोग का आक्रमण होता है। इसमें होता क्या है कि पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें लंबी लंबी पीलेपन पारदर्शिता ली हुई धारियाँ बन जाती हैं और ये धारियाँ आगे चल के बढ़ जाती हैं और पौधा पीला पड़ के सूख जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक एक दवा आती है। ये दवा हमारे लिए 750 ml प्रति हेक्टेयर के मान से 500 लीटर में इसका हमें घोल तैयार करना है। फिर इसको स्प्रे पावर स्प्रेयर से या हैंड स्प्रेयर की सहायता से खड़ी फसल में इसका फोलिया स्प्रे करेंगे। तो इसके लिए हमें समुचित प्रबंध करना है ताकि हम उत्पादन की अधिकतम स्तर को प्राप्त कर सकें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर आप वेस्ट डीकम्पोजर घोल तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 किलोग्राम गुड़ को 200 लीटर पानी वाले प्लास्टिक के ड्रम में मिलाएं। अब 1 बोतल बेस्ट डीकम्पोजर की लें और उसे गुड़ के घोल वाले प्लास्टिक ड्रम में मिला दें। ड्रम में सही ढंग से बेस्ट डीकम्पोजर के वितरण के लिए लकड़ी के एक डंडे से इसे हिलाएं और व्यवस्थित ढंग से मिलाएं। इस ड्रम को पेपर या कार्डबोर्ड से ढक दें और प्रत्येक दिन 1 या 2 बार इसको पुनः मिलाएं। 5 दिनों के बाद ड्रम का घोल क्रीमी हो जाएगा, यानी 1 बोतल से 200 लीटर बेस्ट डीकम्पोजर घोल तैयार हो जाता है। इस समय कपास की फसल पर सफेद मक्खी, थ्रिप्स और हरा तेला का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए किसान भाई खेत की निरंतर निगरानी करें। सफेद मक्खी और हरा तेला की रोकथाम के लिए बिफ्रोजिन 25 SC की 200 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सितंबर माह में 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट 9.6%, बोरान 100 ग्राम तथा 1.5 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 100 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए
स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम या प्लांटोमाइसिन 50 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा जिनेब या मैंकोजेब का भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। फसलों को सफेद लट कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसिड दवा की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग वर्षा होने से पहले 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर करें। बारिश न होने पर सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें। बाजरा की फसल में मृदु रोमिल आशिता रोग के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए जिनेब 2.5 किलोग्राम या मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों पर डाईबैक रोग के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम के अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है कि यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो रोपाई मेड़ों पर करें। किसान भाई इस समय मूली के लिए सिफारिश किस्मों जैसे समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक की आल ग्रीन की बुआई करें। खरीफ में दलहनी फसलों जैसे मूंग, मोट व चौला इत्यादि की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लेवें। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पशुओं का टीकाकरण करवाएं। नाक बहने और बुखार होने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोपालगढ़, जिला करौली के कृषक सूर्यभान शर्मा ने। आप सूत्रकृमियों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सूर्यभान शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे सूत्रकृमि या नेमेटोड की। नेमेटोड एक ऐसी समस्या है जो सब्जियों से लेकर दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और जो धान वाली फसलें हैं उनमें भी एक समस्या बनी रहती है। सूत्रकृमि मुख्यतः चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ये जो सूत्रकृमि जो होते हैं या नेमेटोड जो होते हैं सामान्यतः मिट्टी में ही रहते हैं, तो इनके नियंत्रण की शुरुआत अपने को मिट्टी से करनी होगी। तो जब भी किसान भाई कोई भी फसल की बुआई करे, नीम की खड़ 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये बुआई में आप उपयोग करें। इसके साथ कुछ जैविक नियंत्रक आते हैं जिनको वो गुणित करके बुआई से पूर्व खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैविक नियंत्रक है वो है वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम। दूसरा जो मुख्य जैविक नियंत्रक है वो है पेसिलोमाइसिस लिलासिनस। तीसरा जो जैविक नियंत्रक है वो है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। उसके गुणन के लिए लगभग 100 किलोग्राम खाद किसान है वो ले लें और उसको पक्के फर्श पे फैला लें। फर्श पे फैलाने के बाद में जो ये जैविक नियंत्रक है इनकी 1 से 4 किलोग्राम जो मात्रा है वो पाउडर मिला लें और उसमें थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव कर दें और लगभग 7 से 10 दिन में ये इनका गुणन पूर्ण होता है। तो इनके गुणन को अच्छी तरह से करने के लिए किसान है रोजाना
सुबह शाम उस पर थोड़ी थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए पानी डालते रहें, जिससे नमी बनी रहेगी और उनका गुणन अच्छा हो जाएगा। गुणन अच्छा होने से इनकी जो संख्या है वो खाद में अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे ये जमीन में जाएंगे तो इनकी संख्या अच्छी रहेगी और जमीन में जो पोषक तत्व है उनका इस्तेमाल करके ये जैविक नियंत्रक हैं वो गुणित होंगे। और जो नेमेटोड है उसके अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे अंडे हैं, उसका जो नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है उसके ऊपर सीधा आक्रमण करके उनका नियंत्रण कर लेंगे। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। सब्जियों में सूत्रकृमि नियंत्रण करने के लिए लगभग 8 जो रो हैं उसके बाद में 1 रो है वो इसकी हजारिया गेंद की लगानी चाहिए। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो जो हजारिया गेंदा है उसकी जड़ से जो केमिकल निकलता है टेजिक्टिन, वो क्या है नेमेटोड को दूर भगाने या रेपेलेंट का काम करता है और उसके अलावा किसान को अतिरिक्त आय का स्रोत भी हो जाता है। इसी तरह जो बागवानी वाली फसलें हैं उनके जो पेरीफेरी या थावड़े होते हैं उन थावड़ों में भी हजारे के फूल आप लगा के सूत्रकृमियों का काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह इन जैविक नियंत्रकों का आप गुणन करके सिंचाई के साथ में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको गुणित करने का तरीका क्या होता है, तीनों ही जैविक नियंत्रक चाहे वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम हो, पेसिलोमाइसिस लिलासिनस हो या फिर स्यूडोमोनास हो, इनको आप 200 लीटर पानी में 1 किलो पाउडर डाल के और उसमें 1 किलो गुड़ डाल लें। उसके बाद 6 से 7 दिन इनका गुणन हो जाएगा। गुणन के बाद में आप लगभग 100 लीटर जो ये गुणित जैविक नियंत्रक हैं इनको 4.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ में आप सिंचाई के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रसायन भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कार्बोफिरान है, तो बुआई से पूर्व कार्बोफिरान है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनका उपयोग भी करके किसान है जो नेमेटोड को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।